हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुमत या फिर मेजॉरिटी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कई बार यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक में बच्चों को भी अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि किस बहुमत में कितने मेंबर्स की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुमत क्या होता है, इसके अलावा बहुमत के प्रकार में सामान्य बहुमत या फिर सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है और विशेष बहुमत जिसे हम स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं, तो ये क्या होती है। तो ये सारे बहुमत को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अपडेट है या फिर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। क्रेजी जी के ट्रिक आपके लिए ला रहा है लाइव क्लास का प्रोग्राम, है ना। तो इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है रूट। तो रूट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप क्रेजी जी के ट्रिक की टीम की तरफ से अलग अलग सब्जेक्ट को एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है ना, तो यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा फ्री टेस्ट का जो यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट भी देने को मिल जाएगा डेली करंट अफेयर का। तो ये सिस्टमेटिक वे में आपको तीनों चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए और एक बार विजिट जरूर कीजिए। तो हमारे एप्लीकेशन पर आपको अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं आखिर बहुमत क्या होता है या फिर मेजॉरिटी क्या होती है। तो देखिए, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा या फिर राज्यों की विधानसभा में सबसे अधिक सदस्यों वाले राजनीतिक दल या फिर गठबंधन द्वारा पूर्ण बहुमत से बनाई गई सरकार को बहुमत की सरकार कहा जाता है ना। अब देखिए, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए बहुमत का मतलब क्या होता है। 50% प्लस 1, है ना। तो आप देखते होंगे जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं फिर राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो सरकार किसकी बनती है, जिस भी पार्टी के पास 50% प्लस 1 मेंबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए किसी राज्य में 200 मेंबर हैं, है ना। तो जिस भी पार्टी या फिर जिस भी गठबंधन के पास 101 मेंबर होंगे, है ना, उसकी सरकार बन जाएगी। और है ना, और उसमें जो बहुमत दल का नेता होगा उसको मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। ठीक है, साधारणतः ये चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ डेफिनेशन में भी लिखी हुई है, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा या फिर राज्यों की विधानसभा में सबसे अधिक सदस्यों वाले राजनीतिक दल या गठबंधन द्वारा पूर्ण बहुमत से बनाई गई सरकार को बहुमत की सरकार कहा जाता है ना। अब देखिए, राजनीतिक दल और गठबंधन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है किसी राजनीतिक दल को 101 सीटें मिल जाएं, या फिर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी सबसे बड़ी पार्टी को यहाँ पर 90 सीट मिली हैं और उसका कोई सहयोगी दल है, उसको यहाँ पर 15 सीटें मिली हैं, है ना। तो ये गठबंधन मिलकर के सरकार बना सकता है 105 सीटों के साथ, है ना। तो ये डेफिनेशन में लिखा है ना, राजनीतिक दल और गठबंधन। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई राजनीतिक दल भी हो सकता है जिसको बहुमत मिला है पूर्ण, इसके अलावा कोई गठबंधन भी हो सकता है। तो बहुमत का साधारण सा अर्थ यही होता है। इसके अलावा बहुमत के प्रकार कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। एक होता है सामान्य बहुमत या फिर सिंपल मेजॉरिटी। इसके अलावा एक होता है पूर्ण बहुमत या फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एक होता है प्रभावी बहुमत या फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी। और एक होता है विशेष बहुमत या फिर स्पेशल मेजॉरिटी। तो इन चारों बहुमत को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो सारे कन्फ्यूज़न आज हम यहाँ पर दूर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य बहुमत या फिर सिंपल मेजॉरिटी के बारे में। देखिए, सामान्य बहुमत में क्या होता है या फिर सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है, उपस्थित कुल सदस्यों का या फिर मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1, है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए लोकसभा में कुल कितने मेंबर हैं, 543 या फिर 543 वर्तमान में मेंबर है ना। और उस दिन जिस दिन लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, मान लीजिए, है ना, कोई अधिनियम लाया गया है जिसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना है, तो उस दिन मान लीजिए 250 मेंबर उपस्थित हैं, है ना। इस आधार पर बहुमत क्या होगा, 250 का आधा, है ना, मतलब 50% प्लस 1, अर्थात 126 मेंबर यदि इसको सहमति दे देते हैं, तो ये जो भी बिल लाया गया है जो सामान्य बहुमत से यहाँ पर पास होना है, तो वो यहाँ पर पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका साधारण से मतलब होता है जितने भी सदन में मेंबर उपस्थित हैं, इसके अलावा मतदान में जो भाग ले रहे हैं, तो उसका 50% प्लस 1 सामान्य बहुमत या फिर सिंपल मेजोरिटी होती है। ठीक है, इससे कौन कौन से विधेयक पास होते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव हो गया, विश्वास प्रस्ताव हो गया, धन विधेयक बिल हो गया, सामान्य बिल हो गए। तो मैक्सिमम जो बिल होते हैं इसी से पास होते हैं हमारी संसद में। तो आपको याद रखना है सिंपल मेजोरिटी, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ होने जैसा नहीं है। चलिए, अगला जो बहुमत होता है उसे हम बोलते हैं पूर्ण बहुमत या फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो देखिए, पूर्ण बहुमत क्या होता है, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक, है ना,
सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक। अब देखिए, मान लीजिए लोकसभा में 543 सदस्य हैं, इस आधार पर जो बहुमत होगा कितना होगा, 543/2 मतलब 50% प्लस 1 है ना, तो 273। तो 273 मेंबर की यहाँ पर अनुमति लगेगी। इसे खास तौर पर सरकार बनाने के समय इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बताया था 50% प्लस 1 जिस भी दल के पास बहुमत होता है तो वो अपनी सरकार बना लेता है। आपने सुना भी होगा, अक्सर ये कहा जाता है कि वर्तमान की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। जैसे वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट भी है, इसके पास पूर्ण बहुमत है, तो पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही है। जैसे 273 मेंबर चाहिए तो 273 मेंबर बीजेपी के पास है, तो ये अपने आप में पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसको गठबंधन की भी जरूरत नहीं है। यदि मान लीजिए इसके सहयोगी दल अपना हाथ पीछे भी खींच लें तो भी सरकार गिरेगी नहीं, सरकार बनी रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं प्रभावी बहुमत या फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी की। तो देखिए, प्रभावी बहुमत क्या होता है, सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस सदन में विद्यमान रिक्तियां, है ना। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी आप थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, मान लीजिए लोकसभा में 543 सदस्य हैं अभी, है ना, वर्तमान में इतने ही सदस्य हैं। इनमें से 3 सीटें रिक्त हैं या फिर खाली हैं। अब रिक्तियों का क्या मतलब है, मान लीजिए किसी सांसद की डेथ हो गई या फिर किसी सांसद ने इस्तीफा दे दिया, है ना। कई बार होता है कि राज्यों में चुनाव होते हैं तो विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए सांसद इस्तीफा दे देते हैं। तो मान लीजिए किसी ने इस्तीफा दे दिया या फिर कोई सांसद अयोग्य घोषित हो गया, तो इस हिसाब से मान लीजिए 3 सीटें रिक्त हैं, है ना। तो इस हिसाब से वास्तविक जो सदस्य संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सदन में, 543 - 3 मतलब 540 यहाँ पर सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इस आधार पर इसका 50% प्लस 1 अर्थात 240 में यदि आप 2 का भाग देंगे और प्लस इसमें 1 करेंगे तो 271 आ जाएगा। तो 271 की यहाँ पर मेजॉरिटी होगी, तो इसे हम बोलते हैं प्रभावी बहुमत या फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी, है ना। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं इनको पद से हटाने के लिए लोकसभा में प्रभावी बहुमत लाना पड़ता है, प्रभावी बहुमत से इसको पास करना पड़ता है। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में प्रभावी बहुमत होना चाहिए, ठीक है। जब भी राज्यसभा के सभापति को हटाना होता है, जैसे हम उपराष्ट्रपति भी बोलते हैं, ठीक है, तो राज्यसभा से इसको स्टार्ट करना होता है ना, और राज्यसभा में ये प्रभावी बहुमत से पास होगा, उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा। लोकसभा यदि एग्री हो जाती है फिर सामान्य बहुमत से उसको पास कर देती है तो राज्यसभा के सभापति को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उपसभापति को हटाने के लिए सिर्फ राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से विधेयक को पास करना पड़ता है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस सदन की रिक्तियां हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं विशेष बहुमत या फिर स्पेशल मेजॉरिटी की। भारत के संविधान में कई प्रकार के विशेष बहुमत की चर्चा की गई है ना, तो अनेक प्रकार के यहाँ पर विशेष बहुमत हमें देखने को मिलते हैं। एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे कौन कौन से विशेष बहुमत है। पहला है आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत, अभी हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। एक और है आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 या फिर 312 के तहत विशेष बहुमत। एक है आर्टिकल 61 जिसमें राष्ट्रपति का महाभियोग है के तहत विशेष बहुमत, और एक है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की संस्तुति द्वारा विशेष बहुमत। तो ये 4 टाइप के विशेष बहुमत का प्रावधान है हमारे संविधान में। तो चलिए इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए अब एक एक करके हम विशेष बहुमत को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला है आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत या फिर स्पेशल मेजॉरिटी। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, आर्टिकल 368 के अनुसार इसका मतलब होता है प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और दूसरी कंडीशन होती है उस दिन सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसको थोड़ा हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए कंडीशन 1 जो हमने यहाँ पर पढ़ी, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, इसका मतलब क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था कुल लोकसभा में 543 मेंबर हैं, है ना। तो इस आधार पर बहुमत क्या होगा, 50% प्लस 1 अर्थात 543/2 प्लस 1, है ना, मतलब 272 प्लस 1 होगा तो 273 मेंबर होंगे। इसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या है, उस दिन सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3। मान लीजिए उस दिन सदन में 420 मेंबर उपस्थित है ना, देखिए सदन में कभी भी पूरी सदस्य संख्या नहीं होती है ना। मान लीजिए उस दिन 420 मेंबर यहाँ पर उपस्थित हैं तो इसका 2/3, मतलब उस दिन मान लीजिए सबने मतदान में भाग लिया तो 2/3 इसका कितना होगा, 280। तो ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर बहुमत कितना होगा, 280 सदस्यों का बहुमत होगा उस विधेयक को पास करने के लिए, ठीक है। तो मिनिमम 273 तो होना ही चाहिए। मान लीजिए 2/3 वाली कंडीशन से ज़्यादा मेंबर हो रहे हैं तो उतने मेंबर का यहाँ पर बहुमत होना आवश्यक है। जैसे मूल अधिकार में आपको संशोधन करना है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर DPSP में कोई आपको अमेंडमेंट करना है तो 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता आपको होती है। चलिए आगे बात करते हैं
आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 के तहत विशेष बहुमत। तो देखिए अनुच्छेद 312 के तहत भी विशेष बहुमत की चर्चा की गई है इसमें, और आर्टिकल 368 वाले विशेष बहुमत में अंतर बस इतना है कि आर्टिकल 249 वाले विशेष बहुमत में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए लोकसभा की कितनी है, 543 है मेंबर, उस दिन उपस्थित कितने हैं, 420 मेंबर उपस्थित है, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 280 है ना, 280 मेंबर हो जाएंगे। तो सिंपल जो, तो देखिए जितने भी मेंबर उस दिन उपस्थित हैं उसका 2/3 मेंबर की यहाँ पर परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 249 में क्या दिया गया है, देखिए आर्टिकल 249 के तहत संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं कि वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है ना। तो देखिए राज्यसभा यदि इस विधेयक को 2/3 मेजोरिटी से यहाँ पर इसको पास करती है विधेयक को, तो संसद इस पर कानून बना सकती है। इसके अलावा 312 में क्या है, तो 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में यहाँ पर भी राज्यसभा को ये शक्ति दी गई है। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल आपको याद रखना है ना। इसमें क्या है, ठीक, उस दिन जितने सदस्य उपस्थित हैं उसका 2/3 है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 61 के तहत विशेष बहुमत। तो आर्टिकल 61 में आपको पता ही होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट है ना। महाभियोग मतलब उसको हटाने की प्रक्रिया, इसका प्रावधान है। इसके इस्तेमाल तब किया जाता है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो। इसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है ना। कुल सदस्य संख्या मतलब जैसे अभी वर्तमान में 543 मेंबर हैं, तो इसका 2/3 मतलब 362 मेंबर को एग्री होना चाहिए। देखिए इतना कठोर इसको क्यों बनाया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे प्रथम नागरिक होता है और सबसे प्रमुख होता है ना। जो हमारे संविधान के निर्माण करता थे है ना, उन्होंने इस प्रक्रिया को काफ़ी कठिन बनाया है, और ऐसा अभी तक कभी हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति के खिलाफ कभी महाभियोग लाया गया हो। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हालांकि इसका कभी प्रयोग नहीं हुआ है तो लोग इसके बारे में थोड़ा कम जानते हैं। चलिए अगला है, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के द्वारा है ना। राज्य विधानमंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। तो चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं क्या होता है। तो देखिए भारत के संघीय ढांचे या फिर फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित जो भी संशोधन है ना, मतलब जो संघीय ढांचे से संबंधित विषय कौन कौन से विषय हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की भी मंजूरी की आवश्यकता होती है ना। आपको याद रखना है, एक तो विशेष बहुमत चाहिए, संसद का स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, इसके अलावा आधे से अधिक विधानमंडलों का साधारण बहुमत भी यहाँ पर चाहिए होता है। चलिए अब संघीय ढांचे से संबंधित कौन कौन से विषय हैं ये हम एक एक करके देख लेते हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये 2 आर्टिकल आते हैं। देखिए आर्टिकल 54 में क्या है, इसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, और आर्टिकल 55 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में है ना दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं इनके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें दी गई हैं आर्टिकल 54 और 55 में। इसके अलावा सेकंड क्या है, केंद्र एवं राज्य की कार्यकारिणियों की शक्तियों में विस्तार। यदि राज्य की और केंद्र की कार्यकारिणी की जो इनको शक्तियां हैं उनमें विस्तार करना है, ठीक है, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है, संघीय ढांचे या फिर फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, आर्टिकल 241, संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 और संविधान के भाग 6 का अध्याय 5। भाग 5 का जो अध्याय 4 है ये संघ की न्यायपालिका से रिलेटेड है, भाग 6 का अध्याय 5 है ये राज्य की न्यायपालिका से संबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल 241 में क्या है, तो संसद विधि के द्वारा जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं है ना उसमें उच्च न्यायालय का गठन कर सकेगी, तो उच्च न्यायालय के गठन के संबंध में आर्टिकल 241 में बताया गया है। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य की भी जो विधायी शक्तियों का विभाजन है उसके संबंध में यदि कोई संशोधन करना है तो वो भी संघीय ढांचे या फिर इसके अंतर्गत आता है, भाग 11 का अध्याय 1 इसके अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची या फिर 7th शेड्यूल है ना, 7th शेड्यूल में आपको पता होगा 3 लिस्ट दी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें से यदि किसी सब्जेक्ट को हटाना है या फिर किसी अन्य सूची में जोड़ना है तो वो इसके अंतर्गत आएगा। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यसभा में राज्यों का क्या प्रतिनिधित्व रहेगा इसके बारे में। इसके अलावा संविधान संशोधन करने की संसद की जो शक्तियां हैं इसके लिए जो प्रक्रिया है, तो आर्टिकल 368 में ही यदि कोई संशोधन करना है तो ये भी भारत के संघीय ढांचे के अंतर्गत आता है। तो देखिए इन सारे सब्जेक्ट में क्या होगा, संसद का विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का या फिर आधे से अधिक जो विधानमंडल है राज्यों के उनकी मंजूरी की आवश्यकता होती है इस प्रकार के संशोधन में।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।